हे गाइस, कैसे आप सब लोग। जैसे कि हमने बताया था, हम आपका अगला हमारी वीडियो एमसीक्यू पे रहेगी। तो अब एमसीक्यू ही है, लेकिन सामने देखकर घबरा ना जाएं। जैसे कि आईपीएल मैच से पहले हमेशा थोड़ी सी प्रैक्टिस की जाती है, वैसे ही हम आपके लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस सेशन लेके आए हैं, क्योंकि बहुत से बच्चों को थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। तो एक टीचर को तभी आपकी प्रॉब्लम को पता चलता है जब हम आपके साथ इंटरेक्ट करते हैं। तो मुझे अब जो जो लगा कि आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो उसको मैंने थोड़ा और सिंप्लीफाइड वे में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे कि हमने आपको पहले बता चुके हैं, हम थर्सडे डाउट क्लियरिंग क्लास रखेंगे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हर एक वीडियो में मैं क्लियर अप आपका डाउट करते रहूँगा, ताकि थर्सडे को मैं एक मेन टॉपिक की न्यू वीडियो बनाऊँ। अब मुझे पता चल रहा है कि आपको किस चीज़ में डाउट आ रहा है। पहले क्या था, पहले पता नहीं चल रहा था कि आपको प्रॉब्लम किस चीज़ में आ रही है। एक टीचर के साथ जब आप इंटरेक्ट करते हो तभी पता चलता है। होप कि आप मेरी प्रॉब्लम समझें। तो अब देखते हैं आपका जो भी आपके डाउट है, मैं होप करूँगा कि आपके इस वीडियो में क्लियर हो जाए। तो देखते हैं क्या है। पहले हम बेसिक टर्म से ही स्टार्ट करते हैं। बेसिक टर्म में मैं पहला लेके आया हूँ एसेट्स। अब तो आपको एसेट्स का मीनिंग वैसे पता होना चाहिए। आपने कितनी बार वीडियो देख ली है, कितनी बार आपने सर्च भी कर लिया होगा। जिसे नहीं पता, गूगल भी कर लिया करो। गूगल में बहुत अच्छी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। आज 21st सेंचुरी में आप जैसे स्टूडेंट्स को ये सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है। ठीक है। अब मैं सिंपल आपको हिंदी मीनिंग बताऊंगा, कोई इंग्लिश मीनिंग में जाने की ज़रूरत नहीं है, ताकि आपके दिमाग में स्ट्राइक करे ये बात। एसेट्स हर एक वो चीज़ है जिसके ऊपर आपका हक है, जिसके आप ओनर हो। बस ये चीज़ याद रखो, जिसके आप ओनर हो। अब आप स्टूडेंट हो, भी आपकी जो जो बुक्स हैं आप उसके ओनर हो, वो आपके एसेट्स हैं। आपकी पॉकेट में जो भी आपका पैसा पड़ा है, आप उसके मालिक हो, तो वो आपके एसेट्स हैं। बस ये चीज़ याद रखो। एसेट्स में और कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आप आपने कभी भी पता करना है कि मेरा एसेट है कि लाइबिलिटी है। अगर तो आपका उसके ऊपर प्रॉपर हक है, आपका और किसी का उसके ऊपर हक नहीं है, तो आप उसे कह सकते हो कि ये मेरा एसेट है। अब मैं बता देता हूँ, अकाउंटेंसी आपने जब भी पढ़ना है, आपने पढ़ना है बिजनेस और बिजनेसमैन। बिजनेस और बिजनेसमैन दो डिफरेंट पर्सन है। ये ऐसे पढ़ना है। इसके अपने एसेट्स हैं और इसके बिजनेसमैन के अपने एसेट्स हैं, और बिजनेस के अपने अलग एसेट्स हैं। ये दोनों अलग इंसान है। ये नहीं सोचना कि जो बिजनेस जिसका मालिक है, बिजनेसमैन भी उसका मालिक है। वो दोनों असली में जो एक तरह का इंडियन लॉ है, एक तरह का अकाउंटिंग लॉ है, उन्होंने उन्हें अलग अलग कर दिया है। वो दोनों अलग अलग एंटिटीज़ है। ये चीज़ याद रखो, तभी आप जनरल एंट्रीज वगैरह कर पाओगे, वरना आपको उसमें प्रॉब्लम आती रहेगी। तो आगे बढ़ते हैं। सेकंड इसमें मैंने पॉइंट लिखा है लाइबिलिटी। लाइबिलिटी क्या होता है? लाइबिलिटी आपकी होती है टेंशन। मैंने पिछली में भी बोला था, जिस चीज़ की भी आपको टेंशन होगी, आपने किसी से लोन लिया है, ठीक है, आपने किसी से लोन लिया है, उसको रीपे करना है, तो आपको उसकी टेंशन है ना, तो वो आपके लिए लाइबिलिटी है। आपने किसी से कुछ भी उधार पे ले लिया, वो आपके लिए कोई टेंशन है। आपने किसी का कोई पैसा वापस देना है, वो आपके लिए टेंशन है। जिस चीज़ में भी आपको कोई टेंशन दिखेगी कि हाँ मुझे ऐसा करना है लेकिन अभी तक मैंने किया नहीं है, उसको आप बोलोगे लाइबिलिटी। इसका आप दूसरा एक और मीनिंग बता देता हूँ। इसमें क्या है, मालिक और कोई है, लेकिन वो चीज़ आपके पास पड़ी हुई है, तो आपने वो किसी को देनी है। उसको आपने रिटर्न भी तो करनी है ना। आपने किसी से बुक बोरो की है, आपने उसको रिटर्न, आपको टेंशन होगी मेरे से ये बुक फट ना जाए, उसको मैंने प्रॉपरली वापस भी करनी है जिस कंडीशन में ली थी, तो वो भी आपके लिए वो लाइबिलिटी है। होप कि समझ आया हो। थर्ड वन आपका आ जाता है कैपिटल। ठीक है, कैपिटल वो पैसा है, वो आइटम्स हैं। सिर्फ पैसा नहीं, मैं बता रहा हूँ, इसमें सब कुछ आ जाता है जो एक ओनर, ओनर समझते हो ना, मालिक, बिजनेस में लगाता है अपनी पॉकेट से। ओनर अपनी पॉकेट से। अब जो बिजनेस है वो ये तो नहीं है अपने आप उसके पास पैसा आ गया, उसमें कोई पैसा लगाने वाला होना चाहिए ना। बिजनेस का अपना पैसा अभी स्टार्टिंग में नहीं होता, बाद की बात अलग है कि बाद में उसके पास पैसा होता है। ठीक है, ओनर उसमें जो पैसा
जो फर्नीचर, जो बिल्डिंग, जो गाड़ी, जो मर्जी कोई भी एसेट लगा सकता है, कोई भी एसेट लगा सकता है, वो कहलाती है कैपिटल। ठीक है। फोर्थ आ जाता है ड्राइंग। ड्राइंग्स का मतलब है जो ओनर बिजनेस से पैसा निकालता है अपने पर्सनल यूज। ये वर्ड याद रखना, पर्सनल यूज का बड़ा इंपॉर्टेंस है इसमें। जहां जहां पर्सनल वर्ड लिखा होगा ना, पर्सनल यूज, समझ जाओ उधर ड्राइंग्स है। सिर्फ पैसा नहीं निकालता, वो कभी कभार कोई आइटम भी निकाल लेता है। अब आपके आसपास की ग्रॉसरी शॉप है, आपने बड़ी बार देखा होगा, उधर आपका ग्रॉसरी शॉप वाला अपनी टॉफ़ी खा जाता है बड़े बड़े, तो वो उसके लिए वो ड्राइंग है। उधर कोई चिप्स का पैकेट है, ग्रॉसरी शॉप वाला वो चिप्स खा गया पैकेट खोल के, उसको भूख लगी, तो वो उसके लिए ड्राइंग है। उसने बिजनेस की चीज़ खा ली, तो वो उसके लिए क्या है, ड्राइंग। अब आगे डेटर्स। एक होता है डेटर्स, दूसरा होता है क्रेडिटर्स। अब मैं इसमें क्या एग्जांपल लेता हूं, एक है ए, एक है बी और एक है सी। हम है बी, आपने क्या समझना है, हम है बी। ए हमें सामान देता है उधार पर। हाँ, ए हमारा एक तरह का है सप्लायर। ठीक है, ए हमारा है सप्लायर जो हमें उधार पे सामान देता है, उसे हम बोलते हैं क्रेडिटर। होप की समझ आया हो। अब जो बी है, हम मतलब बी है, हम सी को सामान देते हैं उधार पे, तो वो हमारे लिए है डेटर। आप सोचो, आप बी हो, जिससे हम सामान लेते हैं वो है क्रेडिटर, जिसे हम सामान देते हैं वो है आपके डेटर, उधार पर, कैश पे नहीं। कैश वर्ड आप काट दो, इधर आपका आता है क्रेडिट, उधार पर आप देते हो उसे, तो वो आपके हैं डेटर और वो आपके हैं क्रेडिटर। अब अगला है बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स वर्ड रिलेटेड है आपका डेटर से, जो पैसा डूब गया। डेटर्स कौन है, जिसको आपने सामान उधार पर बेचा है। ठीक है, तो बैड डेब्ट्स वो हो गया। कभी कभार डेटर्स क्या होता है, बेईमान निकलता है, वो कहता है मैंने पैसे नहीं देने। अगर उसने पैसे नहीं दिए, वो बैंक करप्ट हो गया, तो हम उसे बोलते हैं बैड डेब्ट्स। जितना पैसा हमारा डूब गया, डेटर से जो हमने पैसा लेना था वो जो डूब गया, उसको बोलेंगे बैड डेब्ट्स। आपने बड़ी बार एग्जांपल सुनी होगी। अब आपको एक और लाइव एग्जांपल देता हूँ। हमारे विजय माल्या जी, नीरव मोदी जी, उन्होंने जो बैंक का पैसा खाया, उसको आप बोल सकते हो वो बैड डेब्ट्स हो गए। ठीक है। अब अगले दो वर्ड्स है सेल और परचेज। इसमें आपको प्रॉब्लम आ रही है, ये बस मैं इसमें बताना चाहता हूँ, ये स्टॉक के लिए वर्ड यूज़ किया जाता है। तो सेल का मीनिंग तो आप जानते हो, बेचना होता है, और परचेज का होता है खरीदना, और ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, यही होता है। लेकिन ये वर्ड जर्नल एंट्री में स्टॉक की जगह यूज़ होगा, गुड्स वर्ड्स क्योंकि हम यूज़ नहीं करते हैं जर्नल एंट्री में। होप की समझ आया हो। तो आगे हम थोड़ा सा क्लासिफाई कर लेते हैं। अब हमने इसमें ढूंढना है एसेट कौन सा है और लाइबिलिटी कौन सा है। ठीक है, पहला मैंने लिखा है स्टॉक। आपकी दुकान में जो जो चीज़ें पड़ी हैं, आप उसके मालिक हो कि आपका थर्ड पर्सन आपका मालिक है? ऑब्वियस ही बात है, आप उसके मालिक हो। जो भी स्टॉक है वो आपके एसेट है। मैं ए लिख देता हूँ इसमें। आपकी दुकान में आपकी मशीनरी पड़ी है, तो वो क्या है, आपका एसेट है, आप उसके मालिक हो। लोन फ्रॉम ए, आप फ्रॉम ए है, आपने ए से लोन लिया था, मालिक पैसे का कौन है असली में, ए है, तो आपके लिए ये लाइबिलिटी है। उसका लोन पे रीपे भी तो करना है, आपने लोन लिया था ए से। अगला मैंने दिया लोन टू ए, आपने ए को लोन दिया था, आपने ए को लोन दिया था, आप अब उस पैसे के मालिक हो। आपने ए को अपना पैसा दिया है, तो आप मालिक हो ना, तो ये आपकी क्या हो जाएगी, एसेट। कैश आप याद रखो एसेट है। आपकी पॉकेट में, आपके पॉकेट में भी 100 रुपया पड़ा है, आप उसके मालिक हो ना, तो वो आपके लिए एसेट है। बैंक में आपका पैसा पड़ा है, वो आपके लिए एसेट है, ये चीज़ याद रखो। अब एक और डाउट थी किसी स्टूडेंट की, वो कह रहा था सर बैंक इज़ ए पर्सनल अकाउंट। ठीक है, तो बैंक इज़ नॉट ए पर्सनल अकाउंट। अगर आपको बैंक बोला है तो ये याद रखना सिंपल आपका एसेट है। लेकिन
अगर आपको बैंक बोला है जे एंड के बैंक, जे एंड के बैंक जो एक तरह का फ्रॉड ही निकला, चलो कोई नहीं, तो वो आपके लिए पर्सनल अकाउंट है। जब आपकी उसके साथ कोई डीलिंग है, आपको उधर से सामान लेना देना है, तो वो आपके लिए पर्सनल अकाउंट है। लेकिन ये जो अगर सिंपल वर्ड बैंक यूज होगा तो उधर आपका पैसा पड़ा है, आपने वो सोचना है, ये आपका बैंक अकाउंट है एक तरह का, आप उस अकाउंट के मालिक हो, इसलिए ये आपके लिए एसेट है। डेटर्स एसेट क्यों? क्योंकि आपने उससे पैसा लेना है, आपने उसको अपना सामान दिया है, उस सामान के मालिक हो, इसलिए डेटर आपके एसेट है। क्रेडिटर लाइबिलिटी, क्रेडिटर को आपने पैसा देना है क्योंकि आपने उससे सामान लिया था, बाहर वाला कोई उसका ओनर है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या हो गए? जो आपके एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग है, ये वर्ड तो आपने बड़ी बार सुना होगा। आउटस्टैंडिंग होता है जो बकाया पैसा है एक तरह का, आपने किसी की ट्यूशन फ़ी देनी है, इस महीने की ट्यूशन फ़ी देनी बन गई है लेकिन अभी तक आपने दी नहीं है, एक तरह का आप कह सकते हो वो आपकी जो ड्यूज़ हैं वो आउटस्टैंडिंग है, अब आपने देनी है तो आपको उसकी टेंशन है, तो ये मैं लिख देता हूँ लाइबिलिटी में। प्रीपेड इनकम, आपने कोई पैसा प्रीपेड दे दिया, अब आप ट्यूशन फ़ी एक ही इंस्टॉलमेंट में दे दी पूरे साल की, अब बेचारे ट्यूशन वाले को टेंशन है कि मैंने इसे पढ़ाना है, और आप ट्यूशन फ़ी से मुक्त हो गए हो, आपने फ़ीस नहीं देनी, एक बारी दे दी है, प्रीपेड कर दिया है, जितना मर्जी अब उसका खाल निकाल दो उस ट्यूशन टीचर की, तो प्रीपेड इनकम आपके लिए क्या है? एसेट है। एक्रूड इनकम, एक्रूड आउटस्टैंडिंग ही होता है, लेकिन एक्रूड आपका वर्ड अपने लिए यूज़ किया जाता है कि आपकी जो इनकम है वो आउटस्टैंडिंग है, आपको इनकम आनी थी, इनकम के साथ वर्ड एक्रूड यूज़ किया जाता है, तो आपकी जो इनकम आनी थी आई नहीं है, बन गई है आने वाली, तो ये आपके लिए क्या है? एसेट। आपको पैसा आना है लेकिन अभी तक आया नहीं है, तो ये आपके लिए क्या है? एसेट। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, आपने किसी से इनकम एडवांस में रिसीव कर ली, अब आपको टेंशन है, आपने उसको सर्विस प्रोवाइड करनी है ना टेंशन, आपने ट्यूशन वाले को पैसा दे दिया, अब ट्यूशन वाले को टेंशन है कि इसको पढ़ाना भी पड़ेगा पूरे साल, और पूरे साल पैसा आना भी नहीं है, तो इनकम रिसीव्ड इन एडवांस याद रखना आपके लिए क्या है? लाइबिलिटी। ठीक है, फर्नीचर एसेट है, आप इसके मालिक हो। होप कि आपको ये समझ आया होगा। अगर आप ये प्रॉपर क्लासीफाई कर पाओगे ना, तो तभी आप अकाउंटिंग इक्वेशन भी कर पाओगे। अकाउंटिंग इक्वेशन में बहुतों को प्रॉब्लम है, तो हमारा अगला डाउटिंग सेशन रहेगा अकाउंटिंग इक्वेशन का। तो चलो हमारी प्रैक्टिस तो होगी अच्छी तरह, अब हम थोड़ा सा एमसीक्यू भी कर लेते हैं, तो लेट्स प्रोसीड। और ये रहा हमारे आज का आईपीएल मैच का 6 पार्ट 2020। तो लेट्स स्टार्ट, हमारी अच्छी तरह प्रैक्टिस हो गई है और होप कि सभी फुली रिफ्रेश होंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम। आपका पहला क्वेश्चन बोल रहा है द सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन बेस्ड ऑन ड्यूअल एस्पेक्ट। ड्यूअल एस्पेक्ट याद रखो किस में होता है, दो इफेक्ट आपने किस में दिखाने होते हैं, ये मैंने अपने जो हमने क्विज कंपटीशन लिया था उसमें भी डाला था। डबल एंट्री सिस्टम, जिसमें आपको पता चले डबल इफेक्ट दिखाए, वो आपका क्या होता है? डबल एंट्री सिस्टम। द एक्सेस ऑफ एसेट्स ओवर लाइबिलिटी इज, अकाउंटिंग इक्वेशन कहती है एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। अब लाइबिलिटी इधर प्लस हो रहा है, उधर रखिए क्या हो जाएगा? माइनस। एसेट्स माइनस लाइबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल। एक्सेस ऑफ एसेट्स ओवर लाइबिलिटी इज नोन एज कैपिटल। होप की समझ आया हो सभी को। तो थर्ड क्वेश्चन, इफ एसेट्स आर 8000, कैपिटल आर 6000, लाइबिलिटीज विल बी। अभी मैंने अकाउंटिंग इक्वेशन लिखी थी, ए इज इक्वल टू एल प्लस सी, इनकी जगह वैल्यूज पुट करो, 8000 एसेट की जगह आ जाएगा, 6000 कैपिटल की जगह आ जाएगा, उधर के माइनस हो गया, तो लाइबिलिटी आपकी आ जाएगी 2000। होप कि सबको पता चल गया हो इसका आंसर भी। परचेज ऑफ गुड्स, परचेज गुड्स ऑन कैश विल इफेक्ट। आपने जब गुड्स परचेज किए कैश पर, किस किस को इफेक्ट करेगा? एक गुड्स को इफेक्ट करेगा और एक कैश को इफेक्ट करेगा। इसका आंसर है ए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका द अमाउंट ब्रॉट इन बाय ओनर ऑफ द बिजनेस शुड बी क्रेडिटेड टू।
अब मैंने ये क्वेश्चन इसलिए डाला है, आप बोलोगे सर आप हर एक में डाल देते हो ये वाला क्वेश्चन, ये क्या बात हुई? तो हर एक मैच में नो बॉल भी तो आती है, तो इसमें भी एक नया कंसेप्ट रखा है मैंने। नया कंसेप्ट क्या है? इधर आपका आया ओनर इक्विटी, ठीक है। ओनर इक्विटी को ही हम कहते हैं कैपिटल, ये चीज़ याद रखना, क्योंकि जब पेपर में आ रहा था आपने ब्लेम करना था मुझे, सर आपने बताया ही नहीं हमें, है ना। तो हमारा पूरा फर्ज बनता है आपकी प्रॉपर प्रिपरेशन कराएं। तो अमाउंट ब्रॉट इन बाय ओनर ऑफ द बिजनेस इज नोन एज ओनर इक्विटी, याद रखना। इसका दूसरा नाम है, कैपिटल का दूसरा नाम है इक्विटी का ही, दूसरे कैपिटल को ही आप कह सकते हो इक्विटी, ठीक है। सेल्स मेड टू अहमद ऑन क्रेडिट, आपने अब अहमद को सेल की क्रेडिट पे, उधार पे बेचा, तो इसकी एंट्री क्या होती है? पहले हम एंट्री कर लेते हैं, डेबिटेड बाद में देखेंगे। एंट्री इसकी हो जाती है, आपके पास क्या आया? कैश आना था लेकिन आया नहीं, तो हम उसकी जगह उसका नाम लिख देंगे, अहमद अकाउंट डेबिट टू सेल, जो आया। अब अहमद क्या होता है? आपका रिसीवर होता है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, तो अहमद ने रिसीव किए, तो अहमद आपके इसमें डेबिट क्या किया गया है? अहमद का अकाउंट किया, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? अकाउंट रिसीवेबल अहमद। आपका 6 का आंसर क्या आ गया? अकाउंट रिसीवेबल अहमद। 7th, इन विच ऑर्डर डज द जर्नल लिस्ट ट्रांसैक्शंस, जनरल जो है ट्रांसैक्शन किस ऑर्डर में करता है? डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग, क्रोनोलॉजिकल, अल्फाबेटिकल। क्रोनोलॉजिकल सिस्टमेटिक वाइज वो करते रहता है, डेट वाइज डेट करता है, ये नहीं है कि 10 नवंबर की पहले करेगा तो 20 सितंबर की बाद में करेगा, पहले जो डेट आती है वो उसी हिसाब से करता है। जैसे ट्रांसैक्शन, जैसे आपने सामान बेचा वैसे ट्रांसैक्शन कर देता है वो, ना ही डिक्रीजिंग में करता है, ना ही इंक्रीजिंग, ना ही अल्फाबेटिकल में। अगला है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू रिगार्डिंग जर्नल एंट्रीज, ठीक है। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू रिगार्डिंग जर्नल एंट्रीज एक्सेप्ट, किसको छोड़ के? इसमें से कौन सा फॉल्स है? मेन चीज क्या बताना है, इसमें से कौन सा फॉल्स है? जर्नल एंट्री शो द इफेक्ट ऑफ ट्रांसैक्शन, जर्नल एंट्री प्रोवाइड अकाउंट बैलेंसेस, द डेबिटेड अकाउंट। जर्नल एंट्री हमें ट्रांसैक्शंस के इफेक्ट तो बताता ही है, जर्नल एंट्री आपको बैलेंसेस बताता है? नहीं भाई, वो तो आपको लेजर बताता है। मैंने आज आपके पास आ गया कि हाँ बताओ मेरा बैलेंस कितना बचा है, तो आप उसमें ना लेजर देखते हो, जर्नल कभी नहीं बता पाता कि आपका बैलेंस कितना बचा है, ठीक है, लेजर बनाया जाता है इसलिए। अब आगे बढ़ते हैं। फेवरेबल बैलेंस मीन, फेवरेबल वर्ड को आपको मीनिंग पता ही है, जो फायदेमंद हो, एक तरह का आपके फेवर में है, जो आपके फेवर में क्या है? क्रेडिट बैलेंस इन कैश बुक, क्रेडिट बैलेंस इन बैंक स्टेटमेंट, डेबिट बैलेंस इन कैश बुक, बोथ बी एंड सी, ठीक है। अब मैं बता देता हूँ, ये क्वेश्चन है आपका बी, जिसने वीडियो देखी है BRS की तो उन्हें पता चल जाएगा। मैंने आपको बताया था आपकी 2 बुक्स होती हैं, कैश बुक और पासबुक। अब जिनके फ़ोन में मैसेज पड़ा हुआ है, आपने कोई ट्रांजैक्शन अगर की है, कोई आपने ATM से पैसे निकाले हैं, तो वो अपना फ़ोन देखें, आपका मैसेज क्या आया हुआ है? योर अकाउंट हैज़ बीन डेबिटेड। आपने अगर पैसे निकाले हैं तो उधर लिखा होगा योर अकाउंट हैज़ बीन डेबिटेड। तो मैंने बताया था डेबिट साइड पासबुक की माइनस वाली होती है और क्रेडिट साइड पासबुक की प्लस वाली होती है, तो इसकी फेवरेबल क्या हुई? पासबुक की क्रेडिट वाली। लेकिन कैश बुक में उल्टा होता है, कैश बुक में क्या होता है? डेबिट साइड प्लस वाली होती है, रिसिप्ट वाली साइड, और क्रेडिट साइड माइनस वाली होती है, ठीक है, ये चीज़ याद रखो। तो कैश बुक की डेबिट साइड फेवरेबल है और पासबुक की क्रेडिट साइड फेवरेबल है। तो देखें, क्रेडिट्स बैलेंस ऑफ बैंक स्टेटमेंट तो आपका आ गया, बी भी आ गया और सी भी आ गया, तो इधर बोथ बी एंड सी आ जाएगा, ठीक है, इसका डी आंसर आ गया आपका, बोथ बी एंड सी। डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक, अभी मैंने बताया अगर आपका डेबिट बैलेंस है पासबुक में तो वो क्या बताएगा? फेवरेबल कि अनफेवरेबल? ऑब्वियस सी बात है अनफेवरेबल, वो माइनस वाला होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट इज एक्सपेक्टेड टू हैव ए डेबिट बैलेंस, इसमें से कौन से अकाउंट का डेबिट बैलेंस होता है? एसेट, लॉस, एक्सपेंस की ऑल ऑफ दिस। एसेट का आपका ट्रायल बैलेंस की वीडियो देख सकते हो आप, एसेट डेबिट होता है, लॉस भी डेबिट होता है, डेबिट ऑल लॉसेस, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस,
तो ऑल ऑफ दीज इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है। इफ द टोटल साइड ऑफ डेबिट साइड, अगर डेबिट साइड का टोटल क्रेडिट साइड से ज़्यादा है, द लेजर अकाउंट इज सेड टू हैव। तो लेजर अकाउंट क्या होगा, मैं इधर बना देता हूँ एक लेजर, ये बना दी भाई मैंने लेजर। इधर आगे 1 रुपया, 100 रुपये ले लेते हैं, सॉरी 1 रुपया बड़ा छोटा हो जाएगा। इधर मैं ले लेता हूँ क्रेडिट साइड 90, उन्होंने जैसा क्वेश्चन बोला मैंने वैसा कर दिया। फिर आपका बैलेंस आता है इधर 10 रुपये, फिर ये बैलेंस चल जाता है इधर, तो ये बैलेंस आपका चाहिए होता है। तो ये बैलेंस आपका क्या है, डेबिट बैलेंस। जो साइड बड़ी रहती है वही आपका बैलेंस रहता है। तो इसका आंसर क्या रहेगा, डेबिट बैलेंस आपका इसमें बैलेंस है। ठीक है, होप कि समझ आया हो। तो अगला, विथ व्हेन एन एंट्री इज मेड ऑन द बोथ साइड ऑफ कैश बुक, जब आप एंट्री करते हो कैश बुक के दोनों साइड पे तो उसे हम क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रा एंट्री, जिसके 2 इफेक्ट होते हैं। द ट्रांसैक्शन विल बी ट्रीटेड एज ए कॉन्ट्रा एंट्री व्हेन, कॉन्ट्रा एंट्री से हम कब देखेंगे, कैश विड्रू फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, ये तो ड्राइंग हो गई। क्या चेक रिसीव फ्रॉम कस्टमर, आपने कस्टमर से चेक रिसीव किया है, ना कि कैश रिसीव किया है। कैश ड्रू फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, ये आपका आंसर है सी पार्ट। ठीक है, इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, कैश टू बैंक। तो कॉन्ट्रा एंट्री वो होती है जिसमें आपके कैश भी इन्वॉल्व हो और बैंक भी इन्वॉल्व हो, दोनों। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज नॉट इंक्लूडेड इन कैश बुक, इसमें से कौन सी आइटम कैश बुक में इन्वॉल्व नहीं होती। मैंने आपके इंपॉर्टेंट नोट्स में लिखा था कैश बुक में क्रेडिट आइटम्स इन्वॉल्व नहीं होती। क्या लिखा मैंने, क्रेडिट आइटम्स इन्वॉल्व नहीं होती। तो ऑब्वियसली बात है क्रेडिट सेल नहीं आएगा इसका, तो ये आपकी इन्वॉल्व नहीं होती। अब ये क्वेश्चन भाई साहब बहुत बड़ा लिखा है, देखते हैं क्या लिखा है। इफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट्स रिसिप्ट एंड पेमेंट और गिव इट ट्रू एंड फेयर व्यू, ठीक है, वो सही आपको बता रहा है। एंड हैव बीन प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग प्रिंसिपल, अब वो अकाउंटिंग प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग भी बना है। अब जो ऑडिटर है, ये आपका आ गया फाइनेंशियल ऑडिट से क्वेश्चन आया है। अगर आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही बनी है और आपके ऑडिटर ने देखा कि वो अकाउंटिंग प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग भी बनी है, तो ऑडिटर अपना ओपिनियन क्या देगा, डज नॉट गिव एनी ओपिनियन, गिव्स ए क्वालिफाइड ओपिनियन कि अनक्वालिफाइड ओपिनियन। इसमें आपका आंसर आएगा अनक्वालिफाइड ओपिनियन। मतलब जो आपके अकाउंट्स ठीक होते हैं ना, उसके लिए वो अकाउंटेंट देता है ऐसी ही आपको अनक्वालिफाइड कर देता है कि उसका मेन मकसद क्या है, आपकी गलतियाँ निकालना। लेकिन वो ऐसा टीचर निकला, उसको 100 में से 100 नंबर आपको देने ही पड़े, आपने बड़े अच्छी तरह अकाउंट्स बनाए थे, तो उसका क्या रहेगा, अनक्वालिफाइड। ठीक है, बड़े से बच्चे इसमें क्वालिफाइड कर देंगे, इसे ध्यान से देख लेना। जब आपके अकाउंट्स में कोई भी मिस्टेक नहीं होगी तो उसे वो अनक्वालिफाइड बोलेगा, ना कि क्वालिफाइड। इफ द ओपनिंग कैपिटल इज 70,000, क्लोजिंग कैपिटल इज 90,000, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। हमने ये क्वेश्चन किया था, सिंगल एंट्री सिस्टम का क्वेश्चन है। अगर आपकी ओपनिंग कैपिटल सुबह आपके पास 70,000 थे, रात को आपके पास 90,000 हो गए, तो आपके पास कितना ज़्यादा पैसा आ गया, और आपके पास प्रॉफिट हुआ 20,000 का, लॉस हुआ 20,000 का, प्रॉफिट हुआ 20,000 का। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ए। ठीक है, द बेसिक पर्पस ऑफ प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस, इसका बेसिक पर्पस क्या है ट्रायल बैलेंस बनाने का, टू टेस्ट द एरिथमेटिकल एक्यूरेसी। मैंने बोला था एरिथमेटिकल वर्ड याद कर लो, ये रट लो, ये ट्रायल बैलेंस का मेन डेफिनेशन बताती है। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी प्लेस्ड इन द क्रेडिट कॉलम, ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट कॉलम में क्या क्या आता है, मैंने बताया था इनकम्स आती हैं, कैपिटल आती है और सेल आती है। ठीक है, तो इधर सेल दिया है तो ये क्रेडिट कॉलम में ये आ जाएगा। साहिल परचेज मशीनरी, साहिल ने परचेज की मशीनरी 10,000 की, रिपेयर कराए 5,000, ऑटो को खर्चा दिया 1,000, उसके बाद उसने बेच दी 50% प्रॉफिट है। ठीक है भाई, एट व्हाट प्राइस ही एक्चुअली सोल्ड इट, सिंपल सा क्वेश्चन है। टोटल कॉस्ट कितनी होगी इसकी, 10, 5 और 1 को प्लस किया तो 16,000 हो गया। कितना खर्चा हुआ उसका, 16,000। अब उसने प्रॉफिट कमाया 50%, इसमें 50% प्लस कर देता हूँ मैं 8,000,
16,000 का 50% 8,000 होता है, तो 16 + 8 कर दिया तो आपका हो जाता है 24,000। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 24,000, जो आपका है बी पार्ट। ठीक है, तो ऐसे ही थोड़े से क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूँ। ये 5 क्वेश्चन, इसका आप प्रॉपर स्क्रीनशॉट ले लो और मुझे इसका आंसर आपके कमेंट सेक्शन में चाहिए। ये असली में बैंकिंग में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, सिंपलेस्ट क्वेश्चन है, SP CP पे बेस्ड है। सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट परसेंटेज, लॉस परसेंटेज निकालना है और कुछ नहीं है। तो प्लीज़ मुझे इसका आंसर कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। होप कि आपको आज का IPL मैच में मज़ा आया हो। थैंक यू, हैव ए गुड डे।